हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 मई के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो वैसे शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीन शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर मैंने पीडीएफ इसका डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। और गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने इस प्रकार आपको वीडियो में और पीडीएफ में दोनों में शो कर रखा है कि कहाँ से किस शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो गाइस आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए होता है और इसका रासायनिक नाम की बात करें रेटिनोल होता है और इसकी कमी से तंदुरी रोग होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किशोर न्याय संशोधन विधेयक को पारित किया गया था जो बच्चों के देखभाल और संरक्षण से संबंधित है। 2021 में पारित किया गया, 2021 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है। तो एक कावड़ियाटम किया जाता है, कावड़ियाटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कावड़ियाटम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद मतलब राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है यानी उच्च सदन है। और संसद सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में मतलब टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं गाइस, जिसमें तो वर्तमान में 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम है वो टोटल 245 है, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। और 245 में से वर्तमान में 233 तो राज्य मतलब जो विधानसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो कला साहित्य ज्ञान और सेवाओं के क्षेत्र में योगदान दिए हैं उनके अनुसार उन राष्ट्रपति द्वारा उनको चुना जाता है। तो 12 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के उपन्यास के लेखक कौन है। तो है अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मतलब 2018 में बुकर पुरस्कार दिया गया, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय और किरण देसाई के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय मूल के लेखक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे। तो इसकी बात करें 5 थे, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से थे, तो जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सोनगिरी, ये 5 प्रांतीय शामिल थे। तो ये 5 प्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, त्रिपुरा में 14 देवता और धरती माता की पूजा है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा मनाया जाता है, जुलाई अगस्त महीने में जो त्रिपुरा राजधानी अगरतला उसमें मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद किस अंतिम मुगल सम्राट अंग्रेजों द्वारा बर्मा में निर्वासित किया गया था। तो बहादुर शाह जफर को किया गया था, बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे किया गया था, रंगून जो बर्मा म्यांमार की राजधानी उसमें निर्वासित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी में आते हैं, आवर्तबीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोरी चोरा घटना कब हुई थी। 4 फरवरी 1922 को हुई थी असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन और 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो है सितार वादक, सितार वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत रत्न इनको 1999 में मिला था, पद्म विभूषण इनको 1981 में मिला था और पद्म भूषण उन्हें 1967 में मिला था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं। तो क्षारीय धातु है, सीजियम को सबसे अधिक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो मतलब अत्यधिक ऋणात्मक तत्व रहते हैं उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन। और सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा, विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सीजियम है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर मतलब कौन सा हो जाएगा, 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम आयोजित किए गए, तो मध्य प्रदेश और दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी, ये सभी नदियाँ तो बंगाल खाड़ी में गिरती है। और जो नहीं गिरती है उनकी बात करें तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और
माही नदी और माही नदी, मांडवी नदी, जोहारी नदी, ये सभी नदी अरब सागर में गिरती है। तो गाइस इसमें ताप्ती नदी ऑप्शन दे रखा, ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? बाला सरस्वती को जाना जाता है, बाला सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य संबंधित है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और भरतनाट्यम के एक कार्य के रूप में जाना जाता है भरतनाट्यम, जिससे पहले सुधीर अध्ययन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर स्थित है, कामाख्या माता का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कौन सा मेला लगता है? तो अम्बुबाची का मेला लगता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये 2022 इसका 18वां संस्करण हुआ था। और इसकी बात करें यूएसए के यूजिन ओरेगन शहर में आयोजित किया गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो अमेरिका की थी, जिसने 33 पदक जीते थे। और भारत की बात करें पदक तालिका में 33वें स्थान पर आता। और भारत ने मात्र एक रजत पदक जीता था। इसमें ध्यान रखना, वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 83.13 मीटर बाल फेंक इसमें रजत पदक जीता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसकी बात 1948 में बनाया गया था। 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज मैं और नारे आपको बता देता हूँ, जितने भी नारे हैं उन सभी को मैं बता दे रहा हूँ, उनका ऑथर कौन है और मतलब क्या नारा था वो सभी आपको मैं बता देता हूँ। आराम हराम हर, ये नारा किसने देते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल खान ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इकबाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। तो ये फैक्ट आप ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कपास की वृद्धि के लिए कितने ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? 210 दिनों की होती है। 210 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और यह भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और कपास को 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच समान रूप से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश संविधान से ली गई? तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई। तो ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश संविधान से जो लिए गए स्रोत भारतीय संविधान है वो कौन कौन से हैं? तो उनकी बात है संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और विधि औषधि व्यवस्था। ये सभी प्रक्रियाएं ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में ली गई है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और गाइस सेकंड शिफ्ट में भी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया? 600 का किया। 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई गाइज नैनो यूरिया का व्यापारिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश साथ सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर करता है? तो 4096 की करता है। और गाइस बांग्लादेश की बात करें भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से? वेस्ट बंगाल के साथ करता है, आसाम के साथ करता है, मतलब इनकी सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ये 2216 किमी करता है। असम के साथ 263 किमी करता है। मेघालय के साथ 443 किमी करता है। त्रिपुरा के साथ 856 किमी करता है। और मिजोरम के साथ 318 किमी करता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस नेक्स्ट पूछा गया था टोटल फैमिली इनकम को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? घरेलू आय कहा जाता है। तो घरेलू आय इसका राइट आंसर यानी हाउस होल्ड इनकम कहा जाता है। हाउस होल्ड इनकम या घरेलू आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी बात करते हैं 12 महीने की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा कुल प्राप्त आय को मतलब घरेलू आय कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था जमे हुए गैसों चट्टान और धूल के कॉमिक स्नोबॉल को सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? धूमकेतु या पुच्छलदार कहलाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस संगठन से जुड़े हुए? आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने और 1875 में बम्बई में की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने इसका उत्पादन कब शुरू किया था? 1912 में किया था। 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टिस्को ने 1911 में पिंग आयरन का उत्पादन शुरू किया था। और 1912 में जमशेदजी टाटा समूह की शाखा के रूप में इन्होंने मतलब कार्य करना
स्टील का उत्पादन शुरू कर दिया था 1912, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, पिंग आयरन के रूप में शुरुआत की थी स्टील के उत्पादन की। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना, डोमेस्टिक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में के दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का फसल त्यौहार है जो थाई यानी जनवरी फरवरी के सीजन में मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट में पूछा गया था भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई, तो ब्रिटिश यानी यूके के संविधान से ली गई है। और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और ब्रिटेन से पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना। मैंने फर्स्ट शिफ्ट में सभी उसके कवर कर दिए हैं। और गाइस जैसे मतलब तीनों शिफ्टों का एनालिसिस, तो इसमें तो मैं इसको कवर कर ही रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं मतलब बंगाल खाड़ी में गिरती है पूछा था यहाँ पे। तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी सोनरेखा ब्रह्मपुत्र बैतरणी और ब्राह्मणी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। गंगा और ब्राह्मणी नदी सिर्फ बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो इनमें से मतलब जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था किसी सभा संसद समिति या कार्यकारिणी की बैठक में के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या को क्या कहा जाता है, कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति कोरम, तो कोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या की बात करें, कुल सदस्यों संख्याओं का 1/10 होता है, यानी 100 सदस्य हैं तो उसमें 10 सदस्य आते हैं ना, तभी वो मतलब उसकी सभा स्टार्ट होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट यानी जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा है और इसे मतलब जूट को ही गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे चौका कहा जाता है और 4 रन में प्राप्त होते हैं। और जब डायरेक्ट हवा में उड़ती हुई मतलब डायरेक्ट हवा में बिना जमीन के लगे डायरेक्ट बाउंड्री पिक के पार जाके गिरती है, तो जब हमें उसे छक्का कहा जाता है और हमें 6 रन प्राप्त होते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था निम्न में से स्तनधारी जीव कौन सा, तो है स्तनीय वर्गों की बात करते हैं इसमें मनुष्य, कंगारू, चूहे, सिल्लू, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, व्हेल, मछली, बैल, बंदर आदि ये सभी मतलब स्तनधारियों के अंदर आते हैं, तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, राहू पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को प्रसिद्ध नृत्य की बात करते हैं अलावा, डमहल, हिकत, मांडस, कूद, डांडी नाच और धमाल, ये सभी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़, और ये कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति अपने और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं अनुच्छेद 63 से उनका पद संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का पद कौन से है अनुच्छेद में अनुच्छेद 52 में, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74 में पद है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, तो ये 1192 में होता है यह युद्ध, और पृथ्वीराज तृतीय को इसने हराया था, तो पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच ही हुआ था यह युद्ध भी, और इसमें जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बार पूछा गया था किस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट ऑप्शन दे रखा था क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस बेसबॉल की बात करें इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ब्रिज में 2 खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो क्या शुरू किया है किसने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था
दंती दुर्ग के अनुसार तख्ता पलट के दौरान किया गया अनुष्ठान को क्या कहा जाता है? हीन गर्भ यानी स्वर्ण गर्भ नाम एक अनुष्ठान किया था, तो हीन गर्भ या स्वर्ण गर्भ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीवित जीवों को अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी जानवरों और गैर प्रकाश संश्लेषित पौधों को विषमपोषी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि वे भोजन तैयार करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। मतलब सभी जानवर को, जैसे जितने कीड़े मकोड़े जानवर जो होते हैं, मनुष्य भी गाय विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वे दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जबकि पेड़ पौधे हरे पादप सूर्य प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ये सुपोषी स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, स्वयंपोषी कौन आते हैं? पेड़ पौधे जो सूर्य प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वयंपोषी के अंतर्गत आते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अवसादी चट्टान का प्रकार है? तो इसकी बात करें, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इसमें शामिल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवसादी चट्टान की बात करें, इसमें द्वितीय शैल भी कहा जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आग्नेय शैल की बात करें तो आग्नेय शैल में मैग्मा और लावा जमने से आग्नेय शैल यानी चट्टान का निर्माण होता है, इसमें ग्रेनाइट और बेसोल्ट आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इनकी बात करें, भगवान महावीर थे, तो भगवान महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, और अंतिम कौन थे? महावीर थे। भगवान महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जन्म की बात करें, वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। और मोक्ष स्थान की बात करें, पावपुरी जिला नालंदा बिहार में इनका मोक्ष हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था? सोनल मानसिंह 1992 में तो पद्म भूषण से, और 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी, कम उम्र प्राप्त करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, जो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ये रिपीट हो चुका है, ऊपर भी आ चुका था ये क्वेश्चन, तो ये किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, और मतलब राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नगरी दस्ती, नगरी दस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 1958 में प्राप्त किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्वनाथ आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आरती गुप्ता शाह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और मेरी कॉम पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जनगणना की बात करें, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1888 से शुरू की गई थी, और स्वतंत्रता के बाद 1951 में प्रथम जनगणना की गई थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaOH होता है, जिसका रासायनिक मतलब जो अन्य नाम किस नाम जाना जाता है, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? बिंदुसार मौर्य को अमित्रघात के नाम जाना जाता है, बिंदुसार मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी और गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ पर अलकनंदा नदी का भाग नदी संगम होता है, और इसके बाद जो नदी बनती है उसे संयुक्त नदियों की क्या कहा जाता है? उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा? कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मंडा, ये इसके ट्रस्टी हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के प्रधान अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकारी फंड के प्रधान मतलब जो अधिकार रहते हैं वो होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक ट्रस्ट है, ना कि ये सरकारी कोष नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवी काली को समर्पित है? तो बोनालू त्यौहार है, बोनालू त्यौहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये एक वार्षिक त्यौहार है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट पूछेगा, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो उच्च न्यायालय रहता है यानी हाई कोर्ट रहता है, उसे अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो 1985 न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा इसके प्रथम जनहित याचिका पेश की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था,
बैंक में कुछ लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशो उसे कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुल प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास नकदी के रूप में जमा रखना होता है, उसकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद आर्क से अनुपात CRR के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, डेविड गोवर ने बनाए थे। पूरे वर्ल्ड में 384 रन बनाए थे। और भारत की तरफ सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, कपिल देव ने बनाए थे, जो भारतीय मतलब टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। और इन्होंने 303 रन बनाए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें विजेता कौन था, तो भारत इसका विजेता था और मेजबान कौन था, इंग्लैंड था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, तो भारत के रोजर बिन्नी ने सर्वाधिक विकेट लिए थे। और मैच में प्रति पारी 100 ओवर खेले जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1993 इसका विमोचन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था I2U2 की फुल फॉर्म क्या होती है, I2U2 यानी IIU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसमें डबल आई का मतलब हो जाए तो इंडिया इजराइल, और W का मतलब हो जाए यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। और इसकी बात करें तो अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है। इसे पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जाता है। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहिम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना, परिवहन से संबंधित मुद्दों के लिए इसका मतलब गठन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अल्काइन धातु का नहीं है, धातु नहीं है। तो गाइस की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों तो अल्काइन धातु है। और गाइस इनकी बात करें तो और कौन कौन सी धातु होती है अल्काइन धातु है, तो चार धातु में होती है रासायनिक धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्पीडियम, सीजियम और फ्रेंच, ये सभी चार धातु हैं अल्काइन धातु होती है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकरण से धर्म मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 में। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत इस मतलब अनुच्छेद 25 से 28 है, उससे ये संबंधित है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चेर वंश का प्रतीक क्या है, तो धनुष बाण है, धनुष बाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेर साम्राज्य की बात करें तो प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में से एक था, जिसने प्रारंभ मध्य काल में केरल के वर्तमान राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर इसने शासन किया था। और केरल, इस चेरों को केरल के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और चेर शब्द का प्राचीन तमिल भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ की गिरावट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चेर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, वंजी थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है, तो इनकी बात करते हैं सरोद वादक है, सरोद वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वो भारत की पहली महिला सरोद वादक थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शरण रानी भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज सबसे पहले इन्होंने कहा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और सबसे पहले एनालिसिस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।